Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 21st March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. दिस इज़ अबाउट द कोविशील्ड वैक्सीन एंड इट्स सेकेंड डोज. सो फॉर दिस नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन दे हैव रिकमेंडेड दैट कि जो कोविशील्ड की जो सेकेंड डोज है इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम 8 to 16 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट डोज. तो फर्स्ट डोज लगने के बाद 8 to 16 वीक्स के अंदर कोविशील्ड की सेकेंड डोज लगनी चाहिए. ये रिकमेंडेशन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने की है. नाउ करंटली हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसकी जो सेकेंड डोज है ये फर्स्ट डोज के 12 to 16 वीक्स के बाद लगाई जाती है. तो बेसिकली जो टाइम स्पैन है बिटवीन फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज उसे डिक्रीज़ करने की रिकमेंडेशन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने दी है. नाउ इस रिकमेंडेशन की वजह से जो टाइम स्पैन है वो रिड्यूस होगा एंड इससे जो कोविशील्ड की जो सेकेंड शॉट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी काफ़ी एक्सेलरेट होगी. एंड ये जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने दी है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द रीसेंट ग्लोबल साइंटिफिक एविडेंस विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम प्रोग्रामेटिक डाटा. एंड अगर जो सेकेंड डोज है ये 8 वीक्स के बाद दी जाए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ NTAGI तो जिस तरह का एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता है इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर व्हेन दिस डोज सेकेंड डोज इज एडमिनिस्टर्ड इन द इंटरवल ऑफ 12 to 16 वीक्स. तो जो बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट होता है दैट इज़ सिमिलर. रादर जो दो डोजेस के बीच में जो टाइम स्पैन रिड्यूस अगर किया जाए तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेकेंड शॉट की वो इंक्रीज़ हो सकती है. नाउ एक और चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे कि ये जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने ये रिकमेंडेशन दी है ना इसको लेकर जो फाइनल कॉल है जो फाइनल डिसीजन है दैट हैज़ टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट. तो इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल में हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. So National Technical Advisory Group on Immunization, this is basically the highest advisory body on immunization in our country. इसके अंदर बेसिकली इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं विच बेसिकली प्रोवाइड रिकमेंडेशंस ऑन वैक्सीन एंड फॉर प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस वैक्सीन्स को लेकर जो डिज़ीज़ बर्डन है जो वैक्सीन की एफिकेसी है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है इन सब के डाटास को रिव्यू किया जाता है और रिकमेंडेशंस दी जाती हैं. सो इंडिया के अंदर दिस इज़ द हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी ऑन इम्यूनाइजेशन, याद रखिएगा. Along with this, we also have global, National Technical Advisory Group on Immunization network as well. And इस पूरे नेटवर्क का मिशन यही है कि जो भी ग्लोबली ये जो एडवाइजरी ग्रुप्स हैं ऑन इम्यूनाइजेशन इन सब की जो एफिशिएंसी है उसे इन्हांस करना सो दैट जो भी रिकमेंडेशंस इम्यूनाइजेशन को लेकर आती हैं दे आर बेसिकली एविडेंस इन्फॉर्म्ड. एंड इसे लेकर ग्लोबली हमारे पास ये मिशन चल रहा है एंड इट वर्क्स थ्रू ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन जिसके अंदर जो रीजनल नेटवर्क्स हैं वो अपने अपने डेटाज अपना इनपुट उसमें डालते हैं. तो ये जो एडवाइजरी जो ग्रुप्स हैं इम्यूनाइजेशन के इसका मेन विजन ही यही है कि कंट्री के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो भी डाटा अवेलेबल है इन सब को यूज़ करके इस तरह से रिकमेंडेशंस देनी फॉर इम्यूनाइजेशन विच आर साउंड एंड विच आर एविडेंस बेस्ड सो दैट जो वैक्सीन है उसकी अडॉप्शन और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फैसिलिटेट हो सके. सो ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ये एक तरह के एडवाइजरी कमिटी ही है एंड इट बेसिकली प्रोवाइड्स दैट इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट जिसको यूज़ करके जो वैक्सीन है जो इम्यूनाइजेशन पॉलिसीज़ हैं उन्हें फ्रेम किया जाता है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस विच आर गिवन. सो मेजॉरिटी जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं दे हैव फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड द एडवाइजरी कमिटीज़ टू गाइड ऑन इम्यूनाइजेशन पॉलिसीज़.
हर एक कंट्री में जो ऐसे एडवाइजरी ग्रुप्स हैं इन सबके डिफरेंट नेम्स हैं. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, ACIP, एडवाइजरी कमिटी ऑन इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिसेस. ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन. इफ़ यू टॉक अबाउट UK, तो वहाँ पे जॉइंट कमिटी ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन कहा जाता है. हर एक कंट्रीज़ में ऐसे एडवाइजरी ग्रुप्स के डिफरेंट नेम्स हैं. इंडिया में इसे कहा जाता है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन. जो भी नेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं जो कि इम्यूनाइजेशन रिलेटेड पॉलिसी और प्रोग्राम्स को लेकर डिसीजंस लेते हैं, मेन पर्पस इस एडवाइजरी ग्रुप का यही है कि ऐसे पॉलिसी मेकर्स और प्रोग्राम मैनेजर्स को एक टेक्निकल रिसोर्स प्रोवाइड करना, गाइडेंस देना और रिकमेंडेशंस देना, ताकि एक इफ़ेक्टिव एविडेंस बेस्ड इम्यूनाइजेशन पॉलिसी फ्रेम हो सके. इसके अंदर वैक्सीनेशन का शेड्यूल कैसा रहेगा, अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग, डोजेज, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इन सभी की रिकमेंडेशंस होती हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करेंगे कि ये जो एडवाइजरी ग्रुप है इसमें देर आर नो फिक्स्ड रूल्स अबाउट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स. ठीक है, देर इज़ नो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एज सच फिक्स्ड. ये डिपेंड करता है लोकल कंसिड्रेशंस के ऊपर, कैसी जियोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, कंट्री का साइज़ कैसा है, रिसोर्सेज कैसे हैं, तो इसके लोकल कंसिड्रेशंस के अकॉर्डिंगली ये वेरी करता है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. हम जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो वी रीड अबाउट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. एंड इस टॉपिक में हम ये समझते हैं कि कोई भी अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है इन्वायरमेंट पे, उसे असेस किया जाता है. कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्या जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी से इकोनॉमिक गेन जो होगा, क्या उससे इन्वायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है क्या वो रिड्यूस हो सकता है या नहीं. तो ऐसी सारी चीज़ों को देखा जाता है. तो सिमिलरली ये केस हाईलाइट हुआ. तमिलनाडु में सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इनका एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है. एंड ये जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, दिस इज़ ओनली 3.7 किलोमीटर्स फ्रॉम वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी. एंड इस प्रोजेक्ट को लेकर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है, दे हैव गिवन द एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू द सन फार्मास एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विच इज़ वेरी क्लोज टू वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी. तो इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी है. नाउ इसके अलावा ये जो केस है ये पेंडिंग है इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एज वेल. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में किस तरह की जजमेंट आती है ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. फ़िलहाल गवर्नमेंट ने, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन नॉट दे दी है. एंड कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं, जैसे कि जो भी बैंड केमिकल्स हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन दैट प्रोजेक्ट एरिया. एंड जो भी बैंड रॉ मटेरियल्स हैं उनको भी इस यूनिट के अंदर यूज़ नहीं किया जाएगा. एंड जो प्रोपोनेंट्स हैं दे शैल एडहेयर टू द नोटिफिकेशन एंड गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. एंड इसे लेकर इवन इस प्रोजेक्ट को ये भी डायरेक्ट किया गया कि ये जो फर्म है दे शुड एक्सप्लोर टुवर्ड्स द ऑप्शन ऑफ रिसाइकलिंग द ट्रीटेड वाटर. एंड जो यूनिट है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वहाँ पे लगेगी उसमें फ्रेश वाटर की जो डिमांड है उसे रिड्यूस किया जाए और जो ट्रीटेड वाटर है उसे रिसाइकलिंग का ऑप्शन वहाँ पे क्रिएट किया जाए. तो ये कहते हुए एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी है दे हैव रिकमेंडेड द एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी बिकम्स इम्पॉर्टेंट. एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. प्लीज़ इसे रिवाइज कीजिएगा. नाउ अगर हम वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया. ये तमिलनाडु का जो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट है, समवॉट 80 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई, वहाँ पे सिचुएटेड है. एंड इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेक्स और पॉन्ड्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी बर्ड्स इस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और यहाँ पे आती हैं. इससे पहले जो लैंडलॉर्ड्स थे वो इस एरिया को एज अ हंटिंग ग्राउंड यूज़ किया करते थे. लेकिन फार्मर्स ने ऑब्ज़र्व किया कि इस एरिया की जो लेक्स हैं, जब वहाँ से वाटर उनके एग्रीकल्चरल फील्ड्स में पहुँचता है तो उसकी वजह से उनकी जो एग्रीकल्चरल यील्ड है वो इंक्रीज़ होती है. रीज़न बीइंग
क्योंकि वहाँ पे लेक्स एंड पॉन्ड्स हैं तो बर्ड्स बहुत अट्रैक्ट होती हैं, एंड बर्ड्स की जो वहाँ पे ड्रॉपिंग्स होती हैं दे कंट्रीब्यूट टू यूरिया कंटेंट, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं व्हेन दे आर यूजिंग सच वाटर, तो जो एग्रीकल्चरल यील्ड है वो नेचुरली इंक्रीज हो जाती है। देयरफॉर पहले तो जो हंटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो यहाँ पे हंट कर रहे थे। आफ्टर दिस फार्मर्स दे टीम्ड अप टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स। सो यहाँ पे काफ़ी रिपीटेडली हंटिंग एक्सपेडिशंस चलते रहे। इवन जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे बर्ड्स को हंट करते थे। एंड आफ्टर दैट कलेक्टर ग्रांटेड लीगल प्रोटेक्शन टू बर्ड्स इन 1798। 1798 में ही इस एरिया के अंदर बर्ड्स को लीगल प्रोटेक्शन दी गई थी। एंड आफ्टर दैट 1936 में इसे एज अ सेंचुरी रिकग्नाइज किया गया था। 1962 में इसे रिजर्व नेम किया गया बाय द मद्रास फॉरेस्ट एक्ट, but again it was upgraded to wildlife sanctuary in 1972 जब हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। नाउ टिल नाउ जो वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है दे होल्ड वेरी लो की फंक्शंस इन मैरिजेस ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन ऑफ द बर्ड्स, ताकि जो बर्ड्स हैं उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। एंड दिस बेसिकली मार्क्स एन एग्जाम्पलरी लिंक विद द इकोसिस्टम। किस तरह वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो बर्ड्स की इम्पोर्टेंस को समझकर अपनी एक्टिविटीज़ किस तरह इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये जो सेंचुरी है ये काफ़ी फेमस है। यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स यहाँ पे पहुँचती हैं, इवन माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे पहुँचती हैं। एंड अब जो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एक्सपेंशन होने वाली है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लोज टू दिस बर्ड सेंचुरी। एंड फिलहाल इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट कर दी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट बोमा टेक्निक। So Boma technique is in news as it has been used for the very first time at Koila Deo National Park in Rajasthan. राजस्थान के कोयला देव नेशनल पार्क में बोमा टेक्निक को यूज़ किया गया बेसिकली टू कैप्चर एंड टू ट्रांसलोकेट द स्पॉटेड डियर टू मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो डियर को कैप्चर करने के लिए और ट्रांसलोकेट करने के लिए बोमा टेक्निक को पहली बार यूज़ किया गया, जिसकी हेल्प से स्पॉटेड डियर कोयला देव नेशनल पार्क से ट्रांसलोकेट किया गया टू मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो दिस आर्टिकल बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ दिस बोमा कैप्चरिंग टेक्निक। ये टेक्निक क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रांसफ़र, एंड आफ्टर दैट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कोयला देव नेशनल पार्क कहाँ पे है एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ना सबसे पहले अगर हम समझें अबाउट व्हाट इज़ बोमा कैप्चरिंग टेक्निक, सो दिस बोमा कैप्चरिंग टेक्निक इज़ वेरी पॉपुलर इन अफ्रीका। सो बोमा कैप्चरिंग टेक्निक में बेसिकली एक फनल लाइक फेंसिंग की जाती है एंड इसके अंदर जो एनिमल्स हैं उनको एक इंक्लोजर में डाला जाता है बाय बेसिकली चेजिंग देम थ्रू दिस फनल लाइक फेंसिंग। और ये जो फनल है ये बेसिकली टेपर करती है एंड अल्टीमेटली एक एनिमल सिलेक्शन कम लोडिंग ट्यूट होता है वहाँ पे ये पहुँचता है एंड इट इज़ सपोर्टेड विद ग्रास मैट्स एंड ग्रीन नेट्स एंड बेसिकली एनिमल्स को पूरा का पूरा एरिया ओपेक लगता है एंड देन इनको एक बड़े व्हीकल के अंदर डाला जाता है एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अनदर लोकेशन। सो दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एज बोमा कैप्चरिंग टेक्निक, जिसके अंदर फनल्स के थ्रू चेस करते 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 जो एनिमल्स हैं उनको उस व्हीकल के अंदर डाला जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है रादर। सो इस ट्रांसफ़र की वजह से जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पे एक हर्बीवोर की ट्रांसफ़र की गई है एंड दिस विल लीड टू हर्बीवोर्स पॉपुलेटिंग दिस टाइगर रिजर्व। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो कोयला देव नेशनल पार्क है, जिसे कोयला देव घाना नेशनल पार्क भी कहा जाता है एंड इसका जो पुराना नाम था दैट वाज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। ये एक मैन मेड और मैन मैनेज्ड वेटलैंड है एंड इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल। सिमिलरली जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये भी राजस्थान में ही लोकेटेड है। सो कोयला देव नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व बोथ ऑफ दीज आर लोकेटेड इन राजस्थान इटसेल्फ। ये जो रिजर्व है ये चंबल रिवर के ईस्टर्न बैंक पे सिचुएटेड है और चंबल की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसे ड्रेन करती हैं एंड यहाँ पे बेसिकली एक वैली है, दो पैरेलल माउंटेन्स हैं मुकुंदरा एंड घरगोला। इन दोनों माउंटेन्स के बीच में इस वैली में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है।
आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट RCEP, विच इज़ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया की बात करें तो इंडिया 2019 में RCEP से ऑप्ट आउट कर चुका था एंड इसे लेकर ही आज के न्यूज़पेपर में यह आर्टिकल है। जापान हैज़ स्टिल नॉट गिवन अप होप्स दैट इंडिया माइट रिकन्सिडर जॉइनिंग RCEP। सो RCEP इज़ बेसिकली अ ट्रेड डील जिसके अंदर आसियान कंट्रीज़, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके 10 मेंबर्स हैं। सो 10 आसियान कंट्रीज़ अलॉन्ग विद चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ओके, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रेड डील हुई है जिसे कहा जाता है RCEP। नाउ RCEP के अगर हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखें ना, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेड डील, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू लोअर द टैरिफ्स एंड जो ट्रेड इन सर्विसेज हैं उनको ओपन अप करना, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना एंड बेसिकली ताकि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं उनके साथ ये जो कंट्रीज़ हैं ये कैचअप कर सकें। तो एक तरह से ये एक ट्रेड ब्लॉक की फॉर्मेशन है ताकि जो कंपनीज़ हैं उनका जो कॉस्ट है और जो टाइम है वो रिड्यूस हो सके। दे कैन एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट एनीवेयर विद इन द ब्लॉक एंड देयर इज़ नो नीड टू मीट द सेपरेट रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच कंट्री। सो इट ऑल्सो टचेज ऑन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल, बट इट डज़ नॉट कवर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड लेबर राइट्स। नाउ अगर हम सिग्निफिकेंस समझें तो RCEP में तकरीबन 30% जो ग्लोबल GDP है वो कवर होती है एंड अगर हम वर्थ देखें तो इट्स वर्थ इज़ अराउंड 26.2 ट्रिलियन एंड नियरली थर्ड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है विद 2.2 बिलियन पीपल लिविंग ओवर हेयर। सो काफ़ी बड़ा शेयर ये ग्लोबल GDP के अंदर रखता है ना। इवन RCEP के अंदर जो 90% जो ट्रेड टैरिफ्स होंगे विद इन द ब्लॉक, उन सबको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा इवेंचुअली। And along with this, RCEP, will set common rules for trade, intellectual property, e-commerce and competition. तो एक तरह से एक ट्रेड ब्लॉक, एक ट्रेड डील की फॉर्मेशन है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो बिकॉज इस आर्टिकल में स्पेसिफाई किया गया, आपको पता भी होना चाहिए दैट इंडिया ऑप्टेड आउट इन 2019 फ्रॉम दिस RCEP. So we need to know why did India not join RCEP. सो इंडिया RCEP से मेनली इसलिए इंडिया ने विड्रॉ किया बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न दैट दिस विल ओपन अप टू चाइनीज़ गुड्स। काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हमारा इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड क्योंकि RCEP में चाइना भी पार्ट है और अगर इंडिया भी इसका हिस्सा बनता है तो जितने भी टैरिफ्स हैं उनको एलिमिनेट करना होगा। तो इससे जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है ये और भी ज़्यादा वर्सन अप हो सकता है एंड देर इज़ फेलियर ऑफ एग्रीमेंट टू एडिक्वेटली ओपन अप टू दी सर्विसेज। ना इंडिया की जो प्रेजेंस है, इंडिया का काफ़ी क्रूशियल रोल है RCEP में। बेसिकली इट हेल्प्स द रीजन टू बिल्ड एन इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जिस टाइम पे ग्लोबल इंस्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे इंडिया का काफ़ी क्रूशियल रोल बनता है। ऐसे जो ट्रेड पैक्ट्स हैं इससे इंडिया की कंपनीज़ को भी एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है टू शो केस देयर स्ट्रेंथ अक्रॉस द लार्जर मार्केट्स एज वेल। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल साइक्लोन असानी के बारे में है। साइक्लोन असानी विच इज़ अफेक्टिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड जो आर्किपेलेगो है यहाँ पे काफ़ी हैवी रेन्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स आई बिकॉज ऑफ साइक्लोन असानी एंड जिसके चलते वो लोग जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के कोस्टल एरियाज़ में रह रहे हैं उनको इवैक्यूएट किया गया एंड इस साइक्लोन की वजह से जो शिपिंग सर्विसेज हैं बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड चेन्नई एंड विशाखापट्टनम इन सबको सस्पेंड कर दिया गया, रोक दिया गया। फिशरमैन हैज़ ऑल्सो बीन गिवन वार्निंग नॉट टू वेंचर इनटू द सी बिकॉज ये इस साल का पहला साइक्लोनिक स्ट्रोम है। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की अगर हम बात करें तो नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ अंडमान ये सब के सब इंक्लूडिंग पोर्ट ब्लेयर एज वेल दे आर एक्सपीरियंसिंग हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। सो इस साइक्लोन का जो डिप्रेशन है, जो लो प्रेशर है, ये साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में इसको जनरेट हुआ एंड जो एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी है उसकी तरफ ये सेंटर हुआ
and further this system is expected to move towards Bangladesh and Myanmar coast. Now यहाँ पे कुछ important चीज़ें याद रखेंगे. आप अपनी जोग्राफी की क्लासेस में फॉर्मेशन ऑफ साइक्लॉन्स को अंडरस्टैंड करते हैं, इसे रिवाइज कीजिएगा. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लॉन्स, ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स क्या है, टेम्परेट साइक्लॉन क्या है, एंड डू राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक साइक्लोन असानी कौन सा साइक्लॉन है, इज इट ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लॉन, राइट इन द चैट बॉक्स. अलॉन्ग विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव, यू शुड नो कि साइक्लॉन्स को नेम कैसे किया जाता है, स्पेशली वो साइक्लॉन्स जो इंडियन ओशन में आते हैं उनकी नेमिंग किस तरह होती है. क्योंकि साइक्लोन असानी को जो नेम दिया गया है इट हैज़ बीन गिवन बाय श्रीलंका, एंड श्रीलंका में सिन्हाला में इसका मतलब है रैथ. तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन जो रैथ यहाँ ये क्रिएट करता है उसको रिप्रेजेंट करते हुए असानी टर्म श्रीलंका ने दी है. तो साइक्लॉन्स को नेम क्यों किया जाता है, किस तरह किया जाता है, टाइप्स ऑफ साइक्लॉन्स क्या हैं, साइक्लॉन्स फॉर्म किस तरह होते हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये किस तरह का साइक्लॉन है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट इंडियाज़ आर्कटिक पॉलिसी. सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी है उसे अनवील किया, and the title was India and the Arctic Building a Partnership for Sustainable Development. So India basically aspires to have a permanent presence, with more research and satellite stations in Arctic region. So we will understand the highlights of this policy. सबसे पहले तो हमें इस पॉलिसी का जो टाइटल है इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टाइटल आपको याद होना चाहिए. तो इंडिया ने अपनी आर्कटिक पॉलिसी में बेसिकली 6 पिलर्स ले डाउन किए. फर्स्ट पिलर इज़ टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ साइंटिफिक रिसर्च एंड कोऑपरेशन. तो आर्कटिक एरिया में इंडिया की जो साइंटिफिक रिसर्च और कोऑपरेशन है इसे स्ट्रेंथन करना. सेकेंड पिलर फोकसेस ऑन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. थर्ड पिलर इज़ अबाउट इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. फोर्थ इज़ अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी. Fifth one is about governance and international cooperation, and sixth is about the national capacity building in Arctic region. तो इंडिया ने ये 6 पिलर्स को सेट किया है, एंड ये भी मेंशन किया गया कि जो इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी है दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन एक्शन प्लान, और इसे लेकर एक इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए एंड रिव्यू मैकेनिज्म चाहिए ताकि जो हमारी इंटर मिनिस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट है वो हो सके एंड एक पूरा एम्पावर्ड आर्कटिक पॉलिसी ग्रुप यहाँ पे हमें मिले. तो इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, एकेडेमिया, रिसर्च कम्युनिटी, बिजनेस, इंडस्ट्री, इन सब को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. तो इंडिया कुछ एजेंडास को यहाँ पे प्रमोट करना चाहता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशन एंड ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी. नाउ आर्कटिक पॉलिसी के थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट, एकेडमिक, रिसर्च, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस जो हैं इन सब को स्ट्रेंथन अप करना, हमारे ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन अप करना, साथ ही में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्टिव है. इट इज़ अ परस्यूट ऑफ इंडियाज़ इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन. सिमिलरली जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसे अंडरस्टैंड करना, किस तरह इंडिया का क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी पे क्या होगा, इस अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करना. बेसिकली टू कंट्रीब्यूट फॉर बेटर एनालिसिस, प्रेडिक्शन एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी मेकिंग. आर्कटिक रीजन में जो आइस मेल्ट हो रही है उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होने वाला है, ग्लोबल शिपिंग रूट्स, एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल वेल्थ, इन सब को एनालाइज करना, प्रिडिक्ट करना. ऑल्सो जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे जो भी स्टडीज़ हो रही हैं उनको लिंक करना विद हिमालयाज़, वहाँ पे कैसा इम्पैक्ट हो रहा है उसे हिमालयाज़ के पर्सपेक्टिव में समझना. देन जो इंडिया है और जो आर्कटिक रीजन के जो बाकी कंट्रीज़ हैं इनके बीच में जो कोऑपरेशन है इसे डीप करना. वेरियस जो आर्कटिक फोरम्स हैं, एक्सपर्टाइज जो साइंटिफिक और ट्रेडिशनल नॉलेजेस हैं उनको वहाँ पे अप्लाई करना. एंड इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है आर्कटिक काउंसिल में उसे इम्प्रूव करना. तो बेसिकली मैनकाइंड के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज, उसकी प्रिपरेशन में एक असेंशियल रोल प्ले करना
इंडिया के लिए ये भी इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी में मेंशन किया गया है। नाउ सबसे पहले आर्कटिक रीजन को समझें। ये बेसिकली वो रीजन है जो कि आर्कटिक सर्कल के नॉर्थ में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल विच इज 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, इसके अबव जो भी एरिया लाई करता है दैट इज़ कॉल्ड एज आर्कटिक रीजन। इसके अंदर आर्कटिक ओशन इंक्लूड होता है विद नॉर्थ पोल इन द सेंटर, एज यू कैन सी इवन ऑन द स्क्रीन एज वेल। एंड वी हैव 8 आर्कटिक स्टेट्स जहाँ से जो कि इस आर्कटिक रीजन में फॉल करते हैं। दे आर कैनेडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएसए। एंड ये 8 आर्कटिक स्टेट्स मिलकर बनाते हैं आर्कटिक काउंसिल। नाउ आर्कटिक यहाँ पे तकरीबन 4 मिलियन इन्हेबिटेंट्स हैं, एंड जिसके अंदर मेनली इंडिजिनियस पीपल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी ऐसा लैंड मास है जो कि हाई प्रायोरिटी एरिया है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च। जो ग्लोबल साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन सभी के लिए जो आर्कटिक रीजन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। As this Arctic region, influences the atmospheric, oceanographic, biogeochemical cycle, mainly Arctic influences our Earth's ecosystem. Therefore, Arctic region is very, very, very important. इसकी गवर्नेंस के लिए यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल है, इंटरगवर्नमेंटल फोरम है, जहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इश्यूज़ को देखते हुए जो आर्कटिक स्टेट्स हैं वो कोऑपरेट करते हैं। इस आर्कटिक काउंसिल में मेंबर स्टेट्स हैं, परमानेंट पार्टिसिपेंट्स हैं और ऑब्जर्वर्स हैं। कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी हैं, कुछ वॉलंटरीली फंडेड प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे होते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट फर्म्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है दैट इंडिया इज़ एन ऑब्जर्वर इन आर्कटिक काउंसिल। India is one of the 13 positions as observer in the Arctic Council. So that is it. आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने इस वीडियो में आज के पेपर में जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स थे फ्रॉम आर यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस किया। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो। Thank you so much for watching. I will see you in my next one. Thank you. Good luck.